हेलो चैम्पियंस, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगा। तो आज से ये न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम और आप दोनों। तो आज ये ना फर्स्ट क्लास है और क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों को खुद से प्रॉमिस करना होगा कि जब से भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे करना है। क्योंकि अगर नीट 2024 में भी आपको, अगर आप ड्रॉपर हो तो उसमें भी आपको तो फिर रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तब तो चलो ठीक है, अभी आप 12th दे रहे, मतलब अभी आप 12th का एग्ज़ाम दोगे वो। लेकिन अगर हो सके तो जितना पॉसिबल हो, डिस्ट्रैक्शन जितना हो सारा अवॉइड करो। अभी एक बार के लिए आप ये सोचो कि लास्ट ईयर अगर आप ड्रॉपर हो तो सोचो, अगर लास्ट ईयर आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी पढ़ाई के अलावा, मूवी देखना है, इंस्टा यूज़ करना है, व्हाट्सएप है, एफबी है, उसको आप ये सोचो अगर आपका नहीं हुआ है तो वो सब यूज़ करने के बाद में आपने क्या अचीव करा। कुछ एक्स्ट्रा तो अचीव नहीं कर लिया होगा उन सारी चीज़ों से। तो अभी एक साल क्या करना है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद फिर देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो पहला खुद से प्रॉमिस करो और अच्छे से अपना 100% देंगे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप अपना 100% दो और फिर चीज़ें ना हों। बाकी फिर अगर नहीं भी होता है तो क्या है कि कुछ और अच्छा लिखा होगा। सबसे पहले पॉइंट तो ये है ना कि हमको अपना 100% तो दें। अभी तक हमने अपना 100% ही नहीं दिया है, ठीक है। भले ही तो आप लोग 2 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर करो, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नोट्स डेली बेसिस पे बनाने हैं। ये नहीं है कि आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है आप मुझसे ही पढ़ो कि आप पीडीएफ से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स से ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज का चैप्टर तो आप फिर देख ही रहे होंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। ब्रीफ मतलब कि बायोलॉजी को अपने को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो हम लोग ना सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो पूरे साल है, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। मतलब जल्दी से आप सिलेबस ख़त्म कर लो फिर आप पढ़ोगे। फिर क्या होता है ना कि अगर आप बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते तो उस चीज़ का आपको जो आइडिया स्टार्टिंग में नहीं होता है, जब आप चैप्टर के बीच में पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा, फिर वो चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी, समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। आप जितना टाइम लेना, आप पहले फिजिक्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट में पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद में सारी चीज़ें। तो हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बायोलॉजी में क्या होता है ना कि अगर आपको वर्ड को तोड़ना आ गया, मतलब उसका मीनिंग करना, तो आप बायोलॉजी बहुत इजी है, ठीक है। तो हम लोग वैसे करके पढ़ेंगे, हर मीनिंग का मतलब हर वर्ड का मतलब निकालते हुए कि इसका मतलब क्या है, ताकि इजी रहें चीज़ें, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। क्योंकि क्या है ना कि कंपटीशन इस चीज़ का नहीं है कि आपको कितना आता है, क्योंकि पढ़ तो सारे ही रहे हैं। और कंपटीशन इस चीज़ का है कि आपको और लोगों से जो भीड़ है उससे कितना अलग आता है ना। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ऐसा क्या है जो हम उस भीड़ से अलग करेगा, वो हमारे बेसिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। बायो में तो पता ही है कि टर्मिनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि पूरी बायो डिपेंड ही टर्मिनोलॉजी पे है, ठीक है। तो अभी आप बताओ, जैसे टर्मिनोलॉजी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया अभी कि मतलब वर्डों को तोड़ना, कोई भी लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसे कि साइनो वर्ड है, ठीक है। तो आप बताओ साइनो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कलर के रेफरेंस में, ठीक है। तो साइनो वर्ड जो है वो हमेशा ब्लू कलर के रेफरेंस में यूज़ करेंगे पूरी बायो में, ठीक है। और इरिथ्रो वर्ड है, इरिथ्रो या रोडो वर्ड, वो किसके लिए आता है,
तो इरिथ्रो वर्ड ना हमेशा रेड के लिए आता है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स को हम लोग को कैसे बनाना है। एक तो पैराग्राफ टाइप के नोट्स बनते हैं, एक फ्लो चार्ट में। तो पैराग्राफ भी मतलब गलत नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हमारा फ्लो चार्ट में नोट्स होते हैं तो उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, हम लोग को याद ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो हम लोग मोस्टली जितना पॉसिबल होगा जो नोट्स होंगे वो जो है कि फ्लो चार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो अभी से फिर हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो बेसिक्स में जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड जो हमारा आता है वो है साइटोलॉजी। दिख रहा होगा ना अभी आपको। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है साइटोलॉजी, ठीक है। और दूसरा है हमारा सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी मतलब ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसमें साइटो का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि साइटोलॉजी और सेल दोनों ही एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जी मैं सॉरी, मुझे थोड़ा उठ के जाना पड़ा था तो मैं भूल गई कहाँ पर थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। तो जनरली आपने सुना होगा कि साइटोलॉजी भी उसी के लिए यूज़ होता है और सेल बायोलॉजी भी उसी की जगह यूज़ कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों को हम लोग एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब कि एज अ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ सिनोनिम्स का मतलब क्या है कि इंटरचेंजेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कहीं साइटोलॉजी लिखना हो तो हम वहाँ पे सेल बायोलॉजी लिख देते हैं, अगर हम कहीं पे सेल बायोलॉजी लिखना है वहाँ पे साइटोलॉजी लिख देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिखना वहाँ पे सही है या नहीं है, जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि जनरली सब लोग करते भी हैं कि सेल साइटोलॉजी लिखना है तो सेल बायोलॉजी लिख देते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, बट एक बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है वो मैं बताती हूँ कि साइटोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। और सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है, सेल बायोलॉजी का मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों का सेम है। अब क्या है एंड, जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ सेल, मतलब सेल कहाँ कैसे बनी, कहाँ से आई, वो भी स्टडी होती है इसमें, किसमें, सेल बायोलॉजी में। साइटोलॉजी में क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ईआर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें साइटोलॉजी में आती हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें भी सेल बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, मतलब स्टडी करी जाती है, लेकिन इसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल की भी स्टडी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी जो है, जो कि हमें फॉलो करनी है, तो हमारे एनसीईआरटी में जो हमारी ये यूनिट सेल वाली स्टार्ट है, उससे पहले एक साइंटिस्ट दिए हैं जिनका नाम है हेमाचंद्र, ठीक।
तो अभी हम बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी भी करी थी। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं। तो इनके बारे में लिखते हैं GN रामाचंद्रन जी। ठीक, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इनकी जो स्टडी थी वो प्रोटीन पे थी। ठीक है, तो आज हमें जो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पता है ना, तो वो इनकी वजह से है, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि ये इस तरह की प्रोटीन होती है, ये उस तरह की प्रोटीन होती है, तो वो सब इनकी वजह से है। ठीक है, और मतलब क्या है कि जैसे कि ये इस टाइप की प्रोटीन है, ये इस टाइप की प्रोटीन है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो प्रोटीन्स होती हैं, इन सब के बारे में अगर हम लोग इतना एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं कि ये इस तरह की प्रोटीन है, ये इस तरह की है, ये जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है ना, तो वो इनकी वजह से हुई हैं पॉसिबल। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने कौन सी प्रोटीन की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की स्टडी की थी, सॉरी डिस्कवरी करी थी। यहाँ पे लिखते हैं कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन में भी कौन सी प्रोटीन, सॉरी कौन सी स्ट्रक्चर, तो कोलेजन में ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी थी इन्होंने। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनकी डिस्कवरी अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो किसकी, रामाचंद्रन जी की। तो कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और इनकी जो स्टडी डिस्कवरी थी, तो वो इतना प्रोटीन पे क्यों डिपेंडेंट थी, तो वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी और उसके बाद में PhD करने के लिए ये कैम्ब्रिज चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात पॉलिंग साइंटिस्ट से हुई थी। ठीक है, तो पॉलिंग साइंटिस्ट से हुई थी, तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने थोड़ी बहुत जब मुलाकात हुई तो इन लोगों की बातचीत हुई, तो जो पॉलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको बताया। तो वहाँ पे जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने, पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रोटीन होती है, इसकी ऐसे ऐसे स्टडी करनी है स्ट्रक्चर की। तो उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और उसी का ये रिज़ल्ट है जो आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिंग कौन साइंटिस्ट थे, ये पॉलिंग वही साइंटिस्ट है जिन्होंने अल्फ़ा और बीटा सीड के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कोई डाउट हो तो आप पूछो फटाफट से। हो गया, तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है, इसी के बारे में इन्होंने बताते हुए एक रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बता दिया था। ये जो प्लॉट था वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जब आप हायर स्टडी करेंगे तो इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो इन्होंने ये यूज़ करा था। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर वगैरह होती है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें लोगों को 2-2 3-3 साल स्टडी करते हुए हो जाता है, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी क्लियर नहीं होती हैं कभी भी, उनमें कन्फ्यूज़न ही रहता है। जैसे वर्ड है हमारा प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट और किसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, पता है आपको? अगर पता है आपको तो कमेंट में बताओ फटाफट।
ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक, तो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे मैं एक सेल ले रही हूँ और ये जो है प्लांट सेल है। ठीक है, ये कैसे सेल है? प्लांट सेल ले रही हूँ मैं। ठीक है, ये ठीक। जो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म है, ये जितने भी वर्ड है ना, इनमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये सारे जो जितने भी डाउट वाले वर्ड्स हैं, इनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी प्लांट सेल में, पता है ये क्या है? तो हम लोग प्लांट सेल क्यों ले रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। तो प्लांट सेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी उसे क्या कहते हैं? वो हो जाएगा हमारा सेल वॉल। ठीक, CW का मतलब है सेल वॉल। ठीक, और अंदर की तरफ क्या होगा? तो हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा, अभी आप तब तक बताओ। तो बाहर की तरफ हमारा हो जाएगा सेल वॉल, और जो प्लांट सेल में अंदर की तरफ है उसे क्या कहेंगे? वो हो जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर फिर क्या होएगा? उसके अंदर आ जाएगा हमारा ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होगा। बीच में यहाँ क्या होएगा? वो हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अभी मैंने आपको 4 चीज़ें बेसिक बताई हैं। क्या? सबसे पहले जो बाहर की तरफ है वो सेल वॉल, अंदर की तरफ है वो सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? वो हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल। सेल का क्या मतलब है कि ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकना। CW लिखते हैं, चलेगा? चलो पूरा लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेल वॉल। ठीक, जो कि ये है। ठीक, अब दूसरा क्या हो जाएगा? तो आप इसमें ये मत बोलना कि इसमें जो है कि ER कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ है, ये सब नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ें हमने साइटोप्लाज्म में इंक्लूड मान ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा सेल है। ठीक, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमें एक सेकेंड, यहाँ पे जो सेल लिखा है इसका मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसको हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। एक सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल क्या है? सेल का सबसे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें हम अगर सेल वॉल को हटा दें, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है? तो सेल का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? सेल वॉल। ठीक, अभी हमने क्या है? सेल वॉल को हटा दिया, तो अभी हमारे पास क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन बचा, साइटोप्लाज्म बचा, और क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो सेल तो प्लांट सॉरी जो सेल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो सेल वॉल, ठीक, और दूसरा अगर हम सेल वॉल को हटा दें तो हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इन 3 चीज़ों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहते हैं? मतलब इसमें सेल वॉल हटा दिया तो अब इसको क्या कहेंगे? तो इसको अब कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा?
प्रोटोप्लास्ट, जो कि क्या है, लिविंग है। ठीक है, तो इसमें हमारी सेल वॉल कैसी है, ये हमारी नॉन लिविंग है, तो बचा क्या ये, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, ये लिविंग हो जाएगी। मतलब सेल वॉल को अगर हटा दें, जो चीज़ें बचती हैं ये हमारी लिविंग पार्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि जिसमें भी ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो लिविंग होगी। तो प्रोटोप्लास्ट कैसा है, वो लिविंग है। सेल वॉल कैसा है, वो हमारा नॉन लिविंग है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आगे हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई चीज़ लिविंग होगी, चाहे वो कोई भी सेल हो, तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी। कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट, या आप कह लो कि जो भी सेल लिविंग होगी तो उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। हाँ, तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक अभी आप नोट कर लो। एक सेकेंड, लाइट चली गई है अभी, तब तक थोड़ा काय से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे, तो मतलब जब भी कोई सेल लिविंग होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो अगर कोई भी सेल लिविंग, चाहे वो कोई भी सेल हो, तो उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो मतलब ये तीन चीज़ें होंगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो ये तीनों चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन इतनी चीज़ क्लियर है। लेकिन सेल वॉल कैसी है, तो वो हो जाएगी हमारी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है तो मतलब ये लिविंग सेल में प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। इसको दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट, वो भी हम बताते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं पेन का। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें हमारा बचेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अभी इसको हटा देते हैं, फिर अभी समझ आएगा। एक मिनट रुकना। तो अभी ये कितना पार्ट हमारा बचा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लास्ट था उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन को अगर हम हटा देंगे, सेल मेम्ब्रेन हमने हटा दी, उसको हटा देंगे तो फिर क्या बचा हमारे पास, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब इन दो चीज़ बची हैं, इसको अब क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। तो इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, तो अब सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया तो ये जो दो चीज़ें बची हैं इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ ध्यान रखना, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, ये प्लास्ट है, वो है प्लाज्म। ठीक है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को।
इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो मतलब ये जो दो चीज़ें बची, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, तो इसको दोनों को मिला के हम कह देंगे प्रोटोप्लाज्म। मतलब इसके ही दो पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इसमें क्या था, प्रोटोप्लाज्म में, सॉरी प्रोटोप्लास्ट, इसके दो पार्ट हुए, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा था प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो अब नेक्स्ट तो वो क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें क्या क्या आएगा, तो इसके भी हम दो पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, इसमें क्या क्या है, एक साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है, तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होगी, बाकी जो स्ट्रक्चर होगी जिसमें तीन चीज़ें होंगी, क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा, हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में आएगा हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो हो जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो एनिमल सेल होती है तो वो कैसी है, बताओ। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो हमारी एनिमल सेल है वो नेचुरली क्या है, नेचुरली प्रोटोप्लास्ट है। क्यों, क्योंकि एनिमल की सेल में नेचुरली प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। उसमें क्या होता है, नेचुरली सेल वॉल क्या होती है, वो अब्सेंट होती है ना। जो एनिमल की सेल है उसमें नेचुरली प्रोटोप्लास्ट होता है, और नेचुरली क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में नेचुरली प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मोटी सी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ। और प्लांट सेल को अगर प्रोटोप्लास्ट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमको सेल वॉल जो है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाना पड़ेगा मतलब जो प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल को हटाना है तो आपको सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एंजाइम को यूज़ करते हैं तो सेल वॉल हट जाती है, तो हमारी आर्टिफिशियली प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें नेचुरली तो प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन सेल वॉल को हटा के इसको प्रोटोप्लास्ट में हम लोग बदल देते हैं। वो कैसे बदलते हैं, सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि उसको यूज़ में लेते हैं सेल वॉल को हटाने के लिए। और सेलुलोज और पेक्टिनेज ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी सबको। यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो भी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन साइटोप्लाज्म के रेफरेंस में है। ठीक है, तो वो लाइन पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको। एक सेकेंड रुकना।
मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में क्या है पता है? तो हमारी बॉडी में जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो वो हमारी सेल के अंदर कहाँ होती हैं? सेल में तो होती हैं, सेल के अंदर कहाँ होती हैं? मतलब सेल में भी किस जगह पे होती हैं? तो वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में या हमारी सेल में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं या जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की वजह से जो सेल है वो क्या हो जाती है? वो लिविंग होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट करता है विच रिप्रेजेंट लिविंग स्टेट ऑफ सेल। क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट लिविंग स्टेट ऑफ सेल। ठीक है। तो ये किसके लिए लिखा हुआ है? तो ये इसके लिए लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म के लिए। ठीक है। और मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है वो ही एक ऐसा एरिया है हमारी सेल का जहाँ पे पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म चलेगा। मतलब वही मेटाबॉलिज्म हमारे सेल के लिविंग होने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म। ठीक है। या कह लो बहुत अच्छा स्टेट होता है हमारी सेल को लिविंग रिप्रेजेंट करने का। जो बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो रहेगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि सारी की सारी जो रिएक्शंस होंगी ना वो यहीं पे होंगी, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है साइटोप्लाज्म के रेफरेंस में ध्यान रखने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये चीज़ें क्लियर हो गई हो? बेसिक सारी चीज़ें अभी आप देख लो। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लो सेल लिविंग है, ठीक है, तो अगर लिविंग है तो उसमें क्या है ना कि उसमें कौन सा पार्ट है जो कि कंपलसरी है होना। ठीक, मतलब सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों में से कंपलसरी पूछ रही हूँ मैं। कंपलसरी मतलब मैंडेटरी है। अगर सेल लिविंग है तो वो हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। तो वो एक क्लियर होगी, मतलब ये चीज़ तो होगी ही होगी, ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे। अगर सेल लिविंग है तो प्रोटोप्लास्ट होगा कंपलसरी है, और सेल वॉल होना कंपलसरी नहीं है लिविंग में। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिस्ट्री। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आएंगे वो कौन से हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, दिख रहा है,
सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो हमारे हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट हुक को डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग था या नॉन लिविंग था, कोई बताएगा? तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो हमारी थी नॉन लिविंग सेल। ठीक, पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई, तो इसको लिख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वो भी सेल में कौन सी सेल, तो वो हमारी थी नॉन लिविंग सेल। ठीक है, नॉन लिविंग। अब दूसरी चीज़ क्या, पहली चीज़ क्लियर हो गई कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सेल में भी कौन सी सेल, मतलब लिविंग सेल, अभी बताया ना ऊपर हमने कि सेल कौन कौन सी होती है, एक हो जाएगी लिविंग, एक हो जाएगी नॉन लिविंग। तो इन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक, और नॉन लिविंग में भी कौन सी, मतलब जो सेल की डिस्कवरी की वो तो नॉन लिविंग थी। और अभी एक चीज़ ये कि नॉन लिविंग में प्लांट सेल थी या एनिमल सेल थी, पहली चीज़ तो ये। और अभी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ एक चीज़ क्लियर कि अगर सेल लिविंग है तो उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, और नॉन लिविंग है तो कंपलसरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि नॉन लिविंग सेल, या आप कह लो कि इसमें एनिमल सेल या प्लांट सेल कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी प्लांट सेल। ठीक है, तो ये किसकी थी, प्लांट की सेल। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो कि इन्होंने नॉन लिविंग सेल तो डिस्कवर की, तो वो नॉन लिविंग सेल था किसका, प्लांट का था या एनिमल का। अब आप खुद सोचो कि एनिमल का सेल नॉन लिविंग फॉर्म में डिस्कवर कर सकते थे क्या, पॉसिबल है? क्योंकि एनिमल का सेल नॉन लिविंग होता है, बताओ। एनिमल का सेल नॉन लिविंग होता है तो क्या रॉबर्ट हुक उसको डिस्कवर कर सकते थे? तो एनिमल का नॉन लिविंग सेल ये डिस्कवर नहीं कर सकते थे। क्यों 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 नहीं कर सकते थे? तो उसका कारण है कि एनिमल सेल नेचुरली प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है ना भाई, और नेचुरली प्रोटोप्लास्ट है तो मतलब क्या है, बताओ। मतलब कि ये है कि अगर कोई चीज़ ऊपर वाले ने नेचुरली ही प्रोटोप्लास्ट बना के भेजा है, और हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट तभी प्रेजेंट होगा जब सेल लिविंग होगा, और इसका मतलब है नॉन लिविंग है तो प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट है, और एनिमल सेल तो होता ही है। क्या होता है, एनिमल सेल में होता ही है क्या, प्रोटोप्लास्ट। ठीक, एनिमल सेल प्रोटोप्लास्ट वाला है। तो इसमें यहाँ पे जो सेल कौन सी थी वो हमारी थी प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल कौन सी थी, वो हमारी थी प्लांट सेल। इतनी चीज़ क्लियर है? तो इतनी यहाँ पे क्लियर हो गई कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो नॉन लिविंग सेल था। नॉन लिविंग में भी कौन सा सेल था, वो हमारा था प्लांट सेल। अब इसके आगे क्या क्वेश्चन बनता है, प्लांट में भी कौन सा प्लांट था, बहुत से प्लांट होते हैं, कौन सा प्लांट था, तो वो हमारा था ओक प्लांट। ओक प्लांट था।
ठीक है। इसको कई जगह स्पेनिश ओक भी लिखा जाता है, ठीक है, या क्यूरेकस भी कहा जाता है इसको, इस प्लांट को। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। तो कौन सी प्लांट था, तो इसमें था वो एक प्लांट। ठीक, और दूसरी चीज़ ये कि इस प्लांट में भी कौन सी सेल थी प्लांट की। अब बात ये आती है ना, प्लांट में बहुत सारी सेल होती हैं, बहुत सारी का मतलब क्या है, मतलब कि रूट सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, लीफ सेल्स भी पाई जाती हैं। तो प्लांट में लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है ना, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें से कौन सी थी, तो वो प्लांट में कॉर्क सेल थी। कौन सी थी, कॉर्क सेल। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्लांट नेम हमारा हो जाएगा ये ओएक प्लांट। अभी ये चीज़ यहाँ पे प्लांट नेम तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे समझ जाओगे ना कि जो रॉबर्ट हू ने डिस्कवरी करा था सेल की वो नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग में भी किस में थी, एनिमल में या प्लांट में, तो वो प्लांट में थी। प्लांट में भी कौन सा प्लांट, तो वो ओएक प्लांट। ओएक प्लांट में भी कौन सी सेल थी, तो वो इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो वो थी कॉर्क सेल। कौन सी थी, कॉर्क सेल। ठीक है, और कॉर्क सेल नॉन लिविंग होती है, क्यों होती है, अब पता है आपको, बताओ। ये कॉर्क सेल जो होती है ये नॉन लिविंग होती है, पता है क्यों होती है, तो वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। ठीक है, दिख रहा होगा अभी। ये जो कॉर्क सेल कैसे नॉन लिविंग हो जाती है, ये एनाटॉमी में पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में कि कैसे कॉर्क सेल नॉन लिविंग होती है सुबेरिन की वजह से। ठीक, तो कॉर्क सेल सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से नॉन लिविंग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसमें ये नॉन लिविंग है, तो क्यों है, तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो इन्होंने डिस्कवर किया था नॉन लिविंग सेल, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो नॉन लिविंग सेल है ये, इसको हम एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन घुमा के आता है ना कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी जिस सेल की, उसमें क्या प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट था या नहीं प्रेजेंट था, मतलब प्रेजेंट था या एब्सेंट था। अभी आपने मान लो रटा है कि जो इन्होंने सेल डिस्कवर की थी वो नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग थी। ठीक है, ये तो आपने रट लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट और ये प्रोटोप्लाज्म वाला, ये वाला, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या नहीं, तो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि सेल का लिविंग होना, और यहाँ पे सेल कैसी थी, नॉन लिविंग थी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, नॉन लिविंग है, तो इसमें क्या है, किस वजह से नॉन लिविंग है ये, तो ड्यू टू absence ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इसमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, तो प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो क्या लिविंग हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट नहीं है। तो प्रोटोप्लास्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल नहीं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो बचा क्या? इसमें क्या बच गया? इसमें बचा सेल वॉल। ठीक। जो जो भी सेल इसमें प्रेजेंट है वो क्या है? ओनली सेल वॉल प्रेजेंट है। ये अभी दिखा रहा है ये वाली, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है तो मतलब प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है मतलब ये सारी चीज़ें एब्सेंट है। तो बचा क्या? सिर्फ सेल वॉल बचा। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखें, आ जाएगा कि नहीं? एक पॉइंट आ जाएगा, लिख लेते हैं। क्या है? ओनली सेल वॉल प्रेजेंट। तो इसमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? तो इसकी अपीयरेंस हो जाएगी होलो चैम्बर जैसी हो जाएगी। ठीक है, अभी बताते हैं, एक सेकंड। तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? नेक्स्ट पॉइंट है, दिख रहा है। इसकी अपीयरेंस हो जाएगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? इसकी अपीयर हो जाएगी होलो चैम्बर जैसी। ठीक है। तो अपीयर एज होलो चैम्बर। ठीक है। होलो चैम्बर कैसा होता है अभी बताते हैं। जैसे कि मान लो, एक सेकेंड, जैसे कि ये एक सेल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। ये दूसरी सेल दिखाई दे रही है, ये तीसरी सेल है, ये सेल है, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे करके बहुत सी सेल्स हैं। ठीक। ये आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ सेल वॉल दिखाई दे रहा है। इसमें अंदर का जितना भी मटेरियल वो क्या है? कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि होलो चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर हो या हनी बी का कॉम्ब जैसा, मतलब मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसकी जैसा दिखाई दे रहा हो, बहुत छोटे छोटे कोष्ठक जैसे बने रहते हैं। तो इसीलिए इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? होलो चैम्बर लाइक। तो इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा था इन्होंने, होलो चैम्बर्स के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा था, कि वो वर्ड क्या था? कौन सा वर्ड यूज़ करा था? तो सेलुलर वर्ड यूज़ करा था। यहाँ पे लिख देते हैं, सेलुलर वर्ड यूज़ करा था। ये जो सेलुलर वर्ड है इसी को हम लोगों ने बिगाड़ते बिगाड़ते सेल में चेंज कर दिया है। तो ये सेल वर्ड भी इन्होंने दिया था, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही सेल वर्ड दिया था, या कह लो सेलुलर वर्ड दिया था। ठीक है। तो एक आप सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सेल वर्ड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है। और सेल वॉल की प्रेजेंस भी इन्होंने बताई थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सेल वॉल ही तो इन्होंने देखा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल की प्रेजेंट भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है। तो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल भी इन्होंने बताया था। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अबाउट
द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये किसने बताया था? ये भी किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। दूसरी, हमको पता कैसे चला ये सारी चीज़ें रॉबर्ट हुक ने बताई थी? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके बारे में, जिसके अंदर ये सारी इन्होंने जितनी भी डिस्कवरी वगैरह करी थी वो सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। तो उस बुक का नाम क्या था? तो बुक यहाँ पे लिख देते हैं। इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इतना आप नोट कर लो अभी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक साइंटिस्ट हैं, इनकी लिख लेते हैं। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इनको ना बहुत सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो इन्होंने कौन सी सेल डिस्कवर करी थी? वो थी लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने कौन सी करी थी? वो करी थी नॉन लिविंग सेल। यहाँ पे इन्होंने कौन सी करी थी? लिविंग सेल। लिविंग में भी कौन सी, वो भी बताते हैं। ठीक, तो कौन कौन सी लिविंग सेल थी? तो एग्जांपल, एक तो आरबीसी है, दूसरा आ जाएगा ह्यूमन स्पर्म, तीसरा क्या था? बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग जो सेल्स थी जिसको इन्होंने देखा था। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग सेल्स में इन्होंने देखा था जिनमें लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था। तो नेक्स्ट कौन से आ जाएंगे हमारे? अब नेक्स्ट आ जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। दिख रहा है ना? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? तो वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अभी एक पॉइंट और है, अभी इतना आप करो और कुछ डाउट हो तो आप पूछो। और इन्होंने ना एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ बताई थी। वो क्या थी? जैसे कि आप मान लो ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस ये इसके आसपास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एक जगह नहीं रहता है, इधर उधर चलता फिरता रहता है, जैसे मूवमेंट होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो इस मूवमेंट है, इसको उन्होंने बताया था इन फ्यूचर हमारे नाम से जाना जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। वो भी किसने बताया था? वो भी इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, तो इतना आप करो। नोट्स आप साथ साथ बनाते चलना। अगर आपके नोट्स ना बन पाए पूरे तो बताना, फिर मैं टेलीग्राम पे इसे सेंड कर दूँगी।
ठीक है। अब क्या आता है, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के फ्रेम में लिख लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया, हिस्ट्री जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो या आप पॉइंट के बेसिस पे जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो श्रेय जाता है हमारे रॉबर्ट हुक को। किसे, रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। इसका क्रेडिट किसे जाता है, तो वो जाता है हमारे सीपी स्वानसन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। वो किसे कहते हैं, कहते हैं A.K. शर्मा। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मतलब ये साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जैसे अगर घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे तो नेक्स्ट ये बनता है, सेल की डिस्कवरी अगर पूछे कि सेल डिस्कवर किसने करा था, तो आप क्या आंसर करोगे, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। सेल डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर बताओ। दूसरा है डाइड सेल, डिस्कवर्ड बाय, वो आंसर आप बताओ। नेक्स्ट है लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप अभी बता सकते हो इजीली। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी अगर आप पूछता है तो हमारा आ जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक, क्योंकि इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया कि नॉन लिविंग या लिविंग, वो चीज़ नहीं पूछी गई है। अगर आया डाइड सेल डिस्कवर्ड बाय, डाइड का मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा किसमें, रॉबर्ट हुक ने। तीसरा क्या है, लिविंग सेल, वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था ल्यूवेनहॉक ने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग डाल लेते हैं, नेक्स्ट क्या होएगा से कल, वो हमारा होएगा सेल थ्योरी, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अभी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना ठीक है या नई एनसीईआरटी से, तो उस पर अभी क्योंकि एनटीए ने कुछ भी बताया नहीं है, तो अभी तो हमें पूरा पढ़ना है। जो चैप्टर्स पूरे कट हुए हैं तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर हैं वो पढ़ लेते हैं। और कुछ जैसे जो टॉपिक्स निकाले गए हैं तो उसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हमको वो पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, और अगर हमें वो पता नहीं होंगी चीज़ें तो फिर हम आगे का हमें जो जिससे क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं आपको पढ़ा दूँगी,
बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो मतलब एग्ज़ाम के उससे नहीं करना है तैयार। अगर हमारा सिलेबस में पूरा आता है तो करना है, अगर नहीं आता है तो नहीं करना। बस हमें जो होता है ना कि बेसिक्स पता होने चाहिए, फाउंडेशन जो होती है वो चीज़ सही होनी चाहिए, तो हम आगे की भी जो है कि चीज़ें कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता हो कुछ कहीं कभी कभार पढ़ाते टाइम गलती हो जाती है। हम कभी कभी होता है हम बोल कुछ और रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ह्यूमन नेचर जो ह्यूमन होता है उसमें एरर पॉसिबल है, क्योंकि अब मशीन तो है नहीं जो एरर ना हो, ठीक है। तो फिर बताना जो भी है, क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप बताना, और आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो तब तक। बाय गाइस।